जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक और क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड द डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके पीछे वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस का डेरिवेशन मैंने आप लोगों को समझाया था और रेडियस का डेरिवेशन हम लोग कुछ निकल के इस तरह आया था, याद होगा आप लोगों को। आर इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस। क्लियर है? तो ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से जाके इसको बढ़िया से देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को इससे पहले और भी समझाया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैंने आप लोगों को बताया था, बोर एटॉमिक मॉडल बताया था, साथ में ये डेरिवेशन भी मैंने आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया था। अब हम लोग यहां समझने वाले हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप यहां से लेक्चर कर रहे हैं तो आपको यहां तक जानकारी पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटता है और उसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है जिसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। समझ में आ गया? तो आज हम लोग बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी का डेरिवेशन निकालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसका टोटल एनर्जी क्या होता है। तो टोटल एनर्जी आप लोग बचपन से अगर बात करें तो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे होंगे। टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग यहां निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी में मैंने आप लोग को बोर्स रेडियस के भी बारे में समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उस रेडियस को कहते हैं हम बोर्स, क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? बोर्स रेडियस। और उसका भी फॉर्मूला कुछ इस तरह निकल के आता है, क्योंकि हम इस केस में जब बोर्स रेडियस का बात करते हैं तो बोर्स रेडियस में हम लोग क्या करते हैं, z इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 पुट करते हैं और उसका वैल्यू निकल के आता है h स्क्वायर। क्या निकल के आता है बच्चा? देखो यहां निकल के आता है h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के z का वैल्यू 1 हो जाएगा और हो जाएगा बोलो e स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है। मैंने आप लोगों को ये सब पिछला वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया था, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो देखते हैं। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, चार्ज होता है प्लस जेड चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इसका वेलोसिटी क्या है बोलो, v है। समझ में आ गया? तो ये v वेलोसिटी से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? इसका रेडियस मान लो r है। समझ में आ गया? इसका रेडियस क्या है बोलो, r है। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, बतिया बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बोलो और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या होता है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ध्यान समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना। इधर देखो, कहां देख रहा है, इधर देखो। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर चक्कर काट रहा है, बोलो आया ना, तो कहीं ना कहीं से mv स्क्वायर बाय r के बराबर फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ये पिछला क्लास बताए थे, है ना। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ r रेडियस पर क्या कर रहा है बोलो, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं से mv स्क्वायर बाय r के बराबर फोर्स लग रहा होगा। यानी कि लिख सकते हैं कि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो k, है ना। न्यूक्लियस का चार्ज Ze मतलब Q1 Q2/r² होता है, तो Q1 के जगह लिखेंगे Ze और उसके जगह क्या लिखेंगे? E लिखेंगे और बाई क्या होगा बोलो? r²। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, K बोलो K Q1 Q2/r²। यही ना होता बच्चा? K Q1 Q2/r² होता है। समझ में आ गया? mv²/r ये चीज। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। देखो तो यहाँ आया mv²/r इक्वल टू K Z E, यही ना है, और यहाँ क्या है बोलो? E है और बाय r²। समझ में आ गया? तो यहाँ से mv²/r इक्वल टू K Z E² और बाय r²। क्लियर है? यहां से क्या कर सकते हैं? r से r लुढ़का सकते हैं, ये से r खत्म, तो हो गया क्या? mv² इक्वल टू K Z E² बाई क्या हो गया बोलो? एगो r तो बचेगा ना, हाँ एक r। अगर हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, तो 1/2 mv², दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, तो 1/2 यहाँ होगा K Z E²/r। तो इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आया? K Z E²/r। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। किसका बात करेंगे बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर दो चार्ज, कितना चार्ज? अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर हो? r डिस्टेंस पर हो, तो इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला या फिर इन दो चार्जेस के बीच स्टोर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो U इक्वल टू होता है U K Q1 Q2/r होता है। K Q1 Q2 बाई क्या होता है बोलो? r होता है। K का मतलब 1/4/ε0 है ना। U इक्वल टू होता है K Q1 Q2/r होता है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्ज के नेचर के साथ पुट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? नेगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो हमेशा नेचर के साथ पुट किया जाता है। किसके साथ बोलो? नेचर के साथ क्या किया जाता है बोलो? पुट किया जाता है। तो ध्यान से समझना। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा? ध्यान से देखना। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर्मूला U इक्वल टू K Q1। तो Q1 बोले तो Q1 का मतलब ये Ze, तो वेरी गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे Ze और प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और यहाँ माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -e और बाई क्या होगा बोलो? r होगा। ये समझ में आ गया? ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को सजा के लिख देते हैं, माइनस को बाहर लिख देते हैं। अरे माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या है बोलो? बंधा हुआ है। समझ में आ गया? यही बात है। तो यहाँ लिखेंगे -K Z E² और बाई क्या है बोलो? r है। तो ये निकल गया मेरा कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हैंस टोटल एनर्जी, हैंस टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू हम लोग शुरुआत में ही देखे थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फ्रॉम फर्स्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, K Z E²/r। तो यहाँ लिख देते हैं K Z E²/r और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, सॉरी यहाँ 2 भी होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ 2 लिखना है क्योंकि यहाँ 2 छूट गया था, 2 लिखना है, छोड़ क्यों देगा। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे -K Z, यहाँ करो, यहाँ आ जाएगा K Z E² और बाई क्या हो जाएगा बोलो? r हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या करना है बताओ। यहाँ से जो जो कॉमन आएगा भाई वो सब कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या आएगा देख सकता है, तो निकल आएगा कॉमन K Z E²/r, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा -1, ठीक है। तो हाफ में एक घटाएगा तो कितना बचेगा? हाफ बटेगा, हाफ बचेगा ना, माइनस मतलब 1/2 -1, -1/2 बचेगा। वेरी गुड, आइडिया तो है इतना।
चलो तो यहां से हम निकाल लिए E इक्वल टू, मेरे पास निकल के आया kZe²/r और यहां बचेगा -1/2। तो E इक्वल टू हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू होगा -kZe²/2r। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। और नेगेटिव साइन यहां पे ये बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, है ना, विद द न्यूक्लियस, बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो यहां पे नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियस के साथ क्या है, बंधा हुआ है। बात समझ में आ गई? इसलिए तो न्यूक्लियस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहा है, बोलो चक्कर काट ही रहा है। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, बोलो चक्कर काट ही रहा है। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी ऑर्बिट का टोटल एनर्जी निकला, तो आर का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस हमको पता है, आर का वैल्यू होता है n²h² बाई, बोलो kZ। अच्छा, स्टेशनरी ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, r इक्वल टू n²h² 4π² m kZe²। याद है ना? तो ये वैल्यू हम उठा के यहां पुट करेंगे, तो E इक्वल टू हो गया -kZe² बाई, यहां लिखेंगे 2 और इसकी जगह ये टर्म लिखेंगे n²h² बाई 4π² m kZe²। समझ में आ गया ये टर्म? अब जो जो टर्म ऊपर जाएगा उसको ऊपर जाने देते हैं, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होके 2 आएगा, और जो जो टर्म ऊपर जाएगा उसको ऊपर लिखना है, बाकी सब नीचे लिखना है। ठीक है, तो हम यहां से पेन कलर चेंज करके हम यहां से बढ़िया से लिख दे रहे हैं। देखो E का मतलब हो गया, देखो E का मतलब क्या हो जाएगा, E का मतलब ऊपर जाएगा तो होगा 2π² m kZe²। ये तो पूरा ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना, ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, और यहां होगा kZe²। दिख गया, kZe²। और नीचे में क्या बचेगा, नीचे बचेगा n²h²। क्लियर है? अब यहां से देखो क्या होगा, तो यहां पे होगा k², समझ में आ गया, Z² e का पावर 4, यहां देखो। ठीक है, तो इस टर्म को हम सजा के बढ़िया से लिख रहे हैं इधर अगला पेज में। तो यहां लिखेंगे, बोलो E इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा फाइनली, मेरे पास तो मेरे पास बचेगा 2π², तो यहां लिखेंगे 2π²। बहुत अच्छा, 2π² m, तो m लिखेंगे, फिर यहाँ m, उसके बाद होगा k²। ठीक है, k² होगा, k² हो गया, k² के बाद Z² e का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, बोलो Z² e का पावर 4। बढ़िया से देख देख के उतार देना। ठीक है, और कोई नहीं छूटा होगा, हमको पूरा उम्मीद है नहीं छूटा होगा। देख लो 4π², 2π² m k² Z² e का पावर 4। ठीक है, और नीचे में n² और क्या हो गया, बोलो h²। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम थोड़ा सजा के लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ Z² है मेरा। अब देखो हम थोड़ा सजा के लिखना चाहेंगे, बड़ा काम का चीज है। देखो यहाँ पे तो E इक्वल टू क्या करना है, 2π² m k² e का पावर 4, और बाहर में लिखना चाहते हैं हम Z² को, और नीचे क्या करना है, नीचे में हम लिख रहे हैं h², और इसके बगल में लिख रहे हैं हम n²। समझ में आया? थोड़ा सा हम सजा के लिखें, अरेंज करके, क्योंकि कुछ काम का है इसलिए। देखो तो ये जो पूरा टर्म दिख रहा है मेरा भाई, ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, और इस वैल्यू को सॉल्व करके, है ना, यानी कि 2π², ठीक है ना, m k², ठीक है, और e का पावर 4 बाई, h का मतलब क्या होता है, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट पढ़े होंगे। h का मतलब क्या होता है, बोलो प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक में ये कांस्टेंट है, इसको जब पूरा को सॉल्व करते हैं ना, तो आता है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या था बोलो, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हम इसको पूरा ही बढ़िया करके सजा के यहाँ लिख सकते हैं। E इक्वल टू हो गया 13.6 Z² और बाई क्या होगा बोलो n²। ये मेरा टर्म निकल के आया। दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड टोटल
एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है बात? स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन याद करो जब भी हम लोग पढ़ रहे थे तो बोर्स ने ये बताया था कि बोर्स का जो पूरा ही कहानी था वो सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम लोग यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बात करते हैं तो ये तो ठीक है, हम लोग को टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट निकल गया E = 13.6 Z² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर बात करें 4 हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, 4 हाइड्रोजन एटम, तो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें 4 हाइड्रोजन एटम, तो यदि हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो Z का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। और जैसे Z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा? E होगा माइनस। अच्छा माइनस नहीं छोड़ना मेरे भाई, क्योंकि माइनस था ही ना, माइनस नहीं छोड़ना, ये बात याद रखना। माइनस साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या है? बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस नहीं छोड़ना है, माइनस तो देना ही देना है, ठीक है। तो -13.6 और यहाँ था Z² और नीचे में था N², तो यहाँ कर सकते हैं E का वैल्यू होगा -13.6, ठीक है ना। इसका वैल्यू 1 हो गया और बाई में आ गया N², ठीक है, ये होता है। अच्छा ये समझ में आ गया। ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या है? टोटल एनर्जी है। समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, बताया था बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर काटता है, और उन ऑर्बिट का नाम भी बताया था। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया Zd, है ना, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया Zd, हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो आपका Zd हो गया, तो इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो लोग चक्कर काटेगा, ठीक है ना। उसका हम एनर्जी निकाल लिए। देखो ये एनर्जी निकला, स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या निकल गया? एनर्जी। एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। 1 2 3। अब देखो जैसे हम यहाँ एन का वैल्यू 1 ले लो, जैसे हम यहाँ लेते हैं एन का वैल्यू 1। देखो इस ऑर्बिट का बात करें तो इस ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 1 हो जाएगा। इस ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू क्या होगा? बोलो 1 होगा। इसका नाम क्या था? बोलो KLM। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो KLNM, KLMN, और क्या होगा? बोलो O होगा। इधर वाला ऑर्बिट का नाम क्या होगा? बोलो O होगा। समझ में आ गया। तो n का वैल्यू 1, ये n का वैल्यू 2, ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 3, ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो n का वैल्यू 4, और ये वाला n का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो n का वैल्यू क्या होगा? बोलो 5 होगा। तो अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी भी क्या होगा? बोलो अलग अलग होगा। हम लोग आराम से यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। इजिली क्या कर सकते हैं? बोलो निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें फर्स्ट ऑर्बिट का बात करते हैं, है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर बात करें, भाई ध्यान सुना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो एन का वैल्यू कितना पुट करना है? 1। तो एन का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करें तो एनर्जी कितना निकल के आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए? 13.6 बाई 1 पुट करेंगे, तो मतलब यहाँ पे सॉल्व होके आया 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये जो वैल्यू है वो किसमें? हमारा इलेक्ट्रोवोल्ट में है। ये बात तो भूलना ही नहीं है। समझ में आ गया? किसमें ये वैल्यू निकला हुआ है? इलेक्ट्रोवोल्ट में निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर हो गया बात। अब जैसे हम दूसरा ऑर्बिट का बात करें, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें तो E2 का वैल्यू कितना होता है? बोलो 13.6, और n का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है? 2। तो याद करो यहाँ नीचे में N² होता था ना, तो 2 2 क्या हो जाएगा? बोलो 4 हो जाएगा। तो इसको काटो, तो जैसे काटेगा तो 4 तिया 12, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो सेकेंड ऑर्बिट में जो हमारा एनर्जी होगा वो कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 है और सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा? 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास एनर्जी होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें थर्ड ऑर्बिट के लिए बात कर दें, है ना, थर्ड ऑर्बिट के देखो, जैसे थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो n = क्या पुट करेंगे? बोलो 3। तो जैसे n = 3 पुट करें तो यहाँ कितना आ जाएगा? बोलो E3 = कितना निकलेगा? E3 = होगा, माइनस देना नहीं भूलना है, बार बार बोल रहे हैं, माइनस देना नहीं भूलना है, ठीक है। माइनस साइन का मतलब बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किससे बंधा हुआ है? न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो E3 का वैल्यू यहाँ बताओ। E3 का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे मेरे भाई तो होगा -13.6, तो ऊपर में रहेगा, लेकिन 3 तिया 9 आएगा क्योंकि N² था नीचे, याद है ना फॉर्मूला। फिर से बता दे रहे हैं हम, E का फॉर्मूला क्या था? E का फॉर्मूला था -13.6 बाई क्या था? बोलो N² था। किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम के स्टेशनरी ऑर्बिट का टोटल एनर्जी। समझ में आ गया। तो इसको हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो कितना आता है देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट, माइनस था तो माइनस देना ही है, 13.6 है ना,
तो 9 एकम 9 माइनस नहीं आएगा, 9 एकम 9, ठीक है ना, 9 एकम 9, यहाँ से करो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 4 आ जाएगा तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है, तो लगभग 1.4 या 1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आगे कहानी चल रहे, आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम आ गए फोर्थ ऑर्बिट के लिए, किसमें, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, थर्ड नहीं फोर्थ ऑर्बिट के लिए अगर बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू जैसे ही 4 लिखें तो आ जाओ, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितना निकल के आएगा, E4 ले लेते हैं, E1 E2 E3 और E4 का वैल्यू -13.6 और बाई कितना आएगा मेरे भाई, बाई आ जाएगा 4 माने 4 चौका 16 जैसे करेंगे तो इस बार 0 पॉइंट से कहानी चलेगा, है ना। तो जैसे ही 0 पॉइंट लेंगे तो 0 पॉइंट जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, 16 126, 0.8 आएगा ना, 0.8, चाहे जितना हम देखते हैं डिवाइड करके जो भी आएगा। देखो यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, -13 है, -13 तो यहाँ 13.6 क्लियर है, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर आ जाएगा 160, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, इससे भाग दे दो तो 160 से तो आएगा 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, कितने बार में जाएगा आप, इतना बार में जाएगा 136 है ना, तो 16 8 126, 8 बार में देखते देखते हैं, 0 8 0 का 8 0 के 0, 8 6 48 का 8, हाथ मेरा 4, 8 एकम 8 4 12, ठीक है, 128 160 है। 9 बार में जाएगा क्या, 9 बार में 9 6 54 हो जाएगा, शायद पार हो जाएगा, फिर 60 भी है, 8 बार में ही जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 8, 0.8, तो यहाँ लिखते हैं हम कितना बार में आया, 1280, इसको करो यहाँ 0, यहाँ से करेंगे तो 13, 16 में 8 गया तो 8, समझ में आ गया ना, 16 में 8 गया तो क्या हो गया बोलो, 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है, 0 इससे 16 में 8 गया तो 8, यहाँ 12 में कैंसिल, 80 आया, ठीक है। अब इसको पॉइंट दिया तो एक 0 और आ गया तो 16 5 80, मतलब 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आया, ठीक है ना, 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आया, ठीक है। जैसे और हम बात करें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बात कर दें मेरे भाई, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, देख लो, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 5, जैसे n इक्वल टू 5 तो E5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो E5 का वैल्यू हो जाएगा -13.6 और बाई यहाँ 160 हो गया ना, तो 160, ठीक है, वो तो 4 ऑर्बिट के लिए था। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बात करें तो 5 5 25, तो यहाँ लिखेंगे बोलो 5 5 25, जैसे 5 5 25 आ गया तो फिर ऊपर में पॉइंट हटा के 250 ले लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ये 136 -136 बटा 250, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम क्या करें बोलो, सॉल्व करें, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू निकल के आता है, ध्यान रखना, इसमें आता है 0.54, तो यहाँ पे 0.54 वैल्यू निकल के आएगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इसी तरह हम सिक्स्थ ऑर्बिट का निकाल दें, सिक्स्थ ऑर्बिट का जैसे ही निकाल दें तो सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो E6 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, इसी तरह करते रहना, तो E6 का जो वैल्यू निकल के आएगा 0.37 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास। और सेवेंथ ऑर्बिट का अगर हम बात करें, सेवेंथ ऑर्बिट का, तो सेवेंथ ऑर्बिट का वैल्यू क्या आएगा, तो सेवेंथ ऑर्बिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा E7 इक्वल टू 0. ठीक है ना, 0.28, मतलब 0.28 के आसपास इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह करके आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी ले ले, इसी तरह डॉट 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 करते करते अगर हम ई इन्फिनिटी का बात करें, तो इन्फिनिटी का बात करेंगे तो -13.6 और यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब एक टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बोलो, फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, फ्री। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो बात को समझो। यहाँ देखो, यहाँ कहानी स्टार्ट होगा। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी करीब है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास एनर्जी है, इतना एनर्जी। फिर बाहर से एनर्जी लिया, एब्जॉर्ब किया, उसका एनर्जी बढ़ा, इतना आया 3.4 एनर्जी। मतलब ये बढ़ा ना एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी कम है, बोला है तो यहाँ कम से बंधा हुआ है। बाहर से एनर्जी लिया, जब मार के फर्स्ट ऑर्बिट, देखो फटाफट देखो, हम यहाँ पे डायग्राम बना के अब समझाते। देखो जैसे हमारा ये हो गया न्यूक्लियस,
ये क्या हो गया बोलो, न्यूक्लियस हो गया प्लस जेड। समझ में आ गया, ये फर्स्ट, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया मेरा थर्ड ऑर्बिट, ये हमारा हो गया फोर्थ ऑर्बिट, ये हमारा हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये हमारा हो गया सिक्स्थ ऑर्बिट, और ये हमारा हो गया सेवेंथ ऑर्बिट। समझ में आ गया, इस तरह करके देखो ऐसे क्लियर हुआ। अब देखो फटाफट हम यहाँ पे एकदम पूरा बेहतरीन समझाएंगे। यहाँ n का वैल्यू 1, यहाँ n का वैल्यू 2, यहाँ n का वैल्यू 3, यहाँ n का वैल्यू 4, यहाँ n का वैल्यू 5, यहाँ n का वैल्यू 6, और यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो 7। समझ में आ गया, सेवेंथ ऑर्बिट। 7 गो ऑर्बिट हम अभी तक बना चुके हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी लेके बंधा रहेगा, यहाँ एनर्जी रहेगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब बार बार इलेक्ट्रोवोल्ट नहीं लिखेंगे, समझ जाना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, इस ऑर्बिट में कितना है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट का एनर्जी है। मतलब यहाँ से एनर्जी लिया, अरे बोल यार, यहाँ से एनर्जी लिया, कहाँ से लिया, बाहर से एनर्जी लिया और जंप मार के कहाँ आया। देखो जब एनर्जी लेता है एब्जॉर्ब करता है ऑर्बिट, यही तो बताया था बोर ने यही बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इतना एनर्जी है इसके पास -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट का। अरे बोलो यार, इतना एनर्जी से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, इतना एनर्जी से न्यूक्लियस से क्या हुआ है बोलो, बंधा हुआ है। बंधा मतलब माइनस मतलब ऋण लेके रखा हुआ है, क्लियर है ना। और इससे इसी एनर्जी में घूम रहा है। जब इसको इतना एनर्जी मिल जाए, मतलब इतना एनर्जी कितना कैसे मिलेगा, मतलब इतना एनर्जी लगभग ये 10 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास का एनर्जी है। इसको बाहर से अगर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट मिल जाए तो जैसे ही बाहर से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से फुदक के यहाँ चला जाएगा और यहाँ जंप मारेगा, मतलब अब यहाँ घूमने लगे। समझ में आया, बाहर से एनर्जी ले। जैसे देखो मान लो तुमको एरोप्लेन में घूमना है, तो एरोप्लेन में घूमने के लिए मान लो कि 5000 तुम्हारा मान लो टिकट है। अब तुम्हारे पास ग्राउंड में धरती पर अभी तुम है, धरती पर मान लो 2000 रुपया है। तो कोई अगर तुमको 3000 और दे देगा तो क्या करेगा, तुम एरोप्लेन में आराम से उड़ सकता है। समझ में आ गया। तो उसी तरह अभी इसके पास कम एनर्जी है, देखो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, बाहर से इसको एनर्जी जैसे मिला तो फुदक के कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें चक्कर काटने लगेगा, है ना, इसमें चक्कर काटने लगेगा। यही तो बात है, क्लियर हुआ बात। अब देखो यहाँ -13.4। अब देखो अगला स्टेप में, अगला में कितना एनर्जी था भाई 13.4 के बाद, थर्ड में है -1.5। तो यहाँ आके आएगा तो यहाँ एनर्जी इसके पास रहेगा -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट का, ठीक है। तो और इसको एनर्जी मिलेगा तो फुदक के यहाँ आ जाएगा। फिर और क्या हुआ, घट के आ गया। उसके बाद क्या है, -1.4 के बाद 0.85, माइनस देना छोड़ना नहीं, तो -0.85। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट का एनर्जी है। समझ में आ गया। उसके बाद कितना एनर्जी है मेरे भाई, उसके बाद है 0.54, उसके बाद यहाँ है -0.54 एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट का एनर्जी है। उसके बाद कितना है शायद 0.3, ठीक है देख लेते हैं 0.37, हाँ 0.37, ठीक है ना। तो 0.37 इलेक्ट्रोवोल्ट है और लास्ट में था -0.28 इलेक्ट्रोवोल्ट का एनर्जी था। समझ में आ गया ना। और जो इन्फिनिटी का बात करें डॉट 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 लास्ट वाला, तो यहाँ पे एनर्जी आके क्या हो गया बोलो 0। 0 कहने का मतलब देखो, बाहर से एनर्जी लिया यहाँ आया, फिर बाहर से एनर्जी ली यहाँ आया, फिर बाहर से एनर्जी आया यहाँ लिया, फिर बाहर से एनर्जी लिया यहाँ आया, फिर बाहर से एनर्जी ली यहाँ आया, फिर बाहर से एनर्जी फुदक के बाहर हो गया। जाओ एटम से बाहर हो गया, फ्री हो गया, न्यूक्लियस से बाहर हो गया। अब इसको न्यूक्लियस बांध ही नहीं रखा है। बात समझ में आ गया। इस तरह करके ये क्या हो जाता है बोलो, फ्री हो जाता है। कहां से, न्यूक्लियस। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काटा तो उसका फिक्स्ड एनर्जी है, दिख रहा है कि नहीं, इतना एनर्जी। अब ऐसा नहीं कि बीच में आके बोले सर यदि अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से यहाँ फुदकने के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए, तो बोले सर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट देते तो यहाँ घूमे ना, ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिट, यही तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर काटेगा। समझ में आ गया। अब वो इसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है। अगर बाहर से उसको 10 इलेक्ट्रोवोल्ट मिला तो यहाँ चक्कर काटेगा, नहीं मिलेगा तो यहीं चक्कर काटेगा। आगे बात समझ में। इसको यहाँ जाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, मतलब इस ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना एनर्जी होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेगा तो फुदक के इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये सबको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो कौन से स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, और नीचे वाला बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाता है,
समझ में आ गया? तो क्या करेगा आप बताओ, मेरे पास अगर हमको मान लो सेकंड वाला से ऊपर वाला से नीचे वाला में कूदना है, तो इसके पास अभी ज्यादा एनर्जी है, -13.4 ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी को मान लो ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए हमको एनर्जी कम चाहिए, तो क्या करेंगे हम एनर्जी रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो, एनर्जी रिलीज कर देंगे। जब हम एनर्जी रिलीज कर देंगे तो कहां आ जाएंगे बोलो, ग्राउंड स्टेट में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप लगाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और जब एनर्जी रिलीज करता है ना तो इसमें कुछ स्पेक्ट्रम लाइन निकलता है। यहां पे कुछ एनर्जी जब बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप लगाएगा तो एनर्जी जो है बाहर निकलेगा, और जो एनर्जी कितना बाहर निकलेगा, hν एनर्जी बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गया? कितना एनर्जी बाहर निकलेगा, hν एनर्जी बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो कुछ स्पेक्ट्रम लाइन देखने को मिलता है, कुछ लाइंस देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या देखने को मिलता है, कुछ लाइंस देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं? और इन्हीं लाइंस का नाम रख दिया एक्सपेक्ट्रल लाइंस। क्या रखे बोलो, एक्सपेक्ट। यही चीज रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो एक्सपेक्ट्रल लाइन होता है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस में एकदम लगातार। बोर ने आया बोले ना ऐसा नहीं होता भाई, कंटिन्यूअस तो नहीं होता है। बोले क्या होता है फिर? तो बोला कंटिन्यूअस नहीं होता है, कुछ देर तक कंटिन्यूअस होता है, फिर छोड़ के गैप हो गया, फिर कुछ देर में कंटिन्यूअस हो, फिर छोड़ के, मतलब छोड़ के कंटिन्यूअस होता है। समझ, मतलब डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया ना? तो इसको बढ़िया से बोर ने तो सबके लिए, सब एटम के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन कर दिया और निकाला क्या कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है लगभग 5 या 6 प्रकार का बताया। पहला था लाइमन सीरीज, ब्लामर सीरीज, पास्टन सीरीज, है ना, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपन सीरीज, और लास्ट में छठा था हमफरी सीरीज। 6 का बता दिया। समझ में? फर्स्ट क्या था, लाइमन सीरीज, ब्लामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपन सीरीज, 5 हो गया। और एक होता है हमफेरी सीरीज। क्या होता है बोलो, हमफेरी सीरीज। ये सब समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्री कैसे हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में घूम सकता है, किस ऑर्बिट में घूमेगा और कितना एनर्जी चाहिए, ये भी हम बता दिए। क्या बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।